हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और पढ़ाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, कब होता है, इन सब के बारे में चर्चा हुआ था। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग के चैप्टर के अंदर में रासायनिक अभिक्रिया, अभी हम लोग चैप्टर पर ही ब्रीफ कर रहे हैं, जब एक वीडियो हो ही गया है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया पर चर्चा हो गया है। तो आज हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्या यह समीकरण बिल्कुल मैथ के समीकरण की तरह ही होता है या इसमें कुछ अलग बात होती है। आज की वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं। मैं अजय कुमार सिंह आप सभी का नेशनल एकेडमी के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग इस वीडियो को चालू करते हैं। इसमें समीकरण के बारे में बात हो रही है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इससे पहले ये जानते हैं कि इतना बड़ा टॉपिक आखिर केमिस्ट्री इतना हार्ड पहले ही से है, इसमें ये चीज क्यों ऐड किया गया, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्या आसान बनेगा आपके जीवन में केमिस्ट्री के इस टॉपिक से। तो आपको जो है रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया हमने यहाँ पर लिखा है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है यहाँ पर कि जब सोडियम को जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी कि यह क्या किए हैं, हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, जब लिखना पड़ेगा तो हमको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, और भी बड़ी बड़ी अभिक्रियाएं होंगी तो उसको लिखने के लिए ज्यादा बड़ा लंबा टाइम भी लगेगा, जगह भी छेकेगा। जब ऐसे लिखा जाएगा तब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत जगह और टाइम तो है ही, एक बड़ा दिक्कत ये आता है कि केमिस्ट्री जो होता है ये विज्ञान का भी विज्ञान होता है। मतलब ये कि केमिस्ट्री में जितने केमिकल होते हैं इंटरनेशनल रूप से इसको पढ़ा जाता है, हर जगह पर एक ही होता है। जैसे हम लोग भारत में बैठ के अभी यहाँ पर आप गांव का कोई बच्चा नमक का फार्मूला NaCl पढ़ेगा, तो कोई अमेरिका का बच्चा, चीन का बच्चा, चाहे कहीं पर भी रहेगा, वह उसका भले ही अपने यहाँ का लैंग्वेज अलग होगा, वह हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, चाइनीज बोलेगा, जो भी भाषा बोलना है बोले, लेकिन उसका फॉर्मूला जब बोलेगा तो बोलेगा NaCl। तो अगर अलग अलग केमिकल होंगे, अलग अलग देश को एक भाषा के रूप में रखना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कम जगह में किसका उपयोग करते हैं, समीकरण का उपयोग करते हैं। हम हिंदी में यहाँ पर समीकरण लिख रहे हैं, इंग्लिश वाला लिखेगा तो केमिकल इक्वेशन लिखेगा, जिसको जो लिखना चौंक पोंक जो लिखे। लेकिन जब इसको समीकरण के रूप में किसी केमिकल रिएक्शन का अगर लिखा जाएगा इक्वेशन, तो वह सबके लिए सेम होगा, पढ़ने में आसानी होगी, चाहे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, चाइनीज मीडियम या अलग अलग कोई भी भाषा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को बात करें तो क्या बोला गया है कि जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम का फॉर्मूला होता है Na और जल का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होगा, H2O। और इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं यानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड हो गया OH के का जलीय विलयन बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो हम लिखेंगे कि इसमें से H2 गैस क्या हो गया है, बाहर निकल रहा है, ये जलीय विलयन है। पानी तो द्रव अवस्था में होता है और सोडियम जो होता है ठोस अवस्था में होता है। तो ये जो लिखा गया नीचे, अभी अभी हम सिखाएंगे भी, घबराइएगा नहीं क्या है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दिए तो ये चीज को चाहे हिंदी वाले बच्चे हो, इंग्लिश वाले बच्चे हो, चाइनीज हो, बांग्लादेश, कहीं के भी बच्चे रहेंगे, वह सेम चीज को ही लिखेंगे और हम लिखेंगे। तो आप कहीं के भी रहेंगे, हिंदी मीडियम कोई भी मीडियम रहेगा, इसको पढ़ सकते हैं। सबको एक इंटरनेशनल भाषा बनाया गया, ठीक है। तो सोडियम ये एक रिएक्शन को किसी भी लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पर लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, तो हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन है उसके फॉर्मूला को, उसके सूत्र को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम था तो हमने सोडियम के संकेत को लिखा, जल था तो हमने जल के फॉर्मूला को लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो हमने उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला को लिखा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, जो प्रतिफल होते हैं, उनको सूत्रों से, फॉर्मूला से लिखना
क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये क्या कहेंगे हम इसको? इस वाले चीज को कहेंगे रासायनिक समीकरण। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसका रिएक्शन आप सही से लिख दिए उसको आपका उसका नंबर सही से मिल जाता है। ठीक है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप लोगों को आज हम लोग समीकरण जानेंगे, इसके बाद आपको लिखना भी सिखाएंगे और इतना आसान हो जाएगा कि आपका 5 नंबर के आसपास का सवाल बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो देखिए बात को समझे कि कभी भी क्या होगा, रिएक्शन लिखना, ये समीकरण लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि रिएक्शन समीकरण लिखेंगे, बताओ यहाँ 2 लाइन लिखे हैं, यहाँ पर है तने टिप टैप कर दिए, थोड़ा सा हो गया बन के तैयार। यानी समय भी बचेगा, पन्ना भी बचेगा, जगह कम रहेगा, पढ़ने में भी आसानी होगी। इतना ये पढ़ना और ये देखना, ये आपके लिए ज्यादा आसान होगा देखना, ये पढ़ना पड़ेगा पूरा लाइन। अब इसमें मान लीजिए आप हिंदी मीडियम वाले एकदम लुल हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम जानते ही नहीं है, हम लिख दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप इसे पढ़ेंगे SOD, तो दिक्कत है भाई। लेकिन ये चीज जो है सबके लिए सेम है, आप किसी भी भाषा के होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रांस, कुछ भी, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, हर जगह पर सेम रहेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, किसी भी रिएक्शन में समीकरण को लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए बात को? आया बात समझ में ना? चलिए आगे हम बताते हैं हम बात को। इसके डेफिनेशन अगर आपको परीक्षा में पूछेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है आखिर रासायनिक समीकरण, तो कैसे लिखेंगे भाई इसको कि क्या होता है? अभिकारक तथा प्रतिफल में मौजूद तत्वों को किसके जरिए, सूत्र एवं संकेत के माध्यम से लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है, प्रतिफल है, इन सब को किसके जरिए, उनके फॉर्मूला के जरिए, उनके संकेत के जरिए लिखना क्या कहलाएगा? आपका एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम लोग अभी क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग के लिए केमिस्ट्री में समीकरण बोले चाहे रासायनिक समीकरण बोले, दोनों का मतलब सेम है। रासायनिक समीकरण बोले या डायरेक्ट आप समीकरण भी बोल देंगे तो समझ जाइएगा। समझ गए बात को कि कोई भी रिएक्शन में जो फॉर्मूला से लिख देंगे, आप पूरा बात कहानी बनाने से बढ़िया है खाली शॉर्टकट में उसका फॉर्मूला लिख दिए, उसका संकेत लिख दिए कि कौन है, किससे मिला है, कौन बना है, आप फॉर्मूला लिख दिए उसका खाली, तो काम हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इसको क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इस पे जानेंगे और भी अभी बहुत कुछ जानना है। लेकिन क्या होता है कि जब भी रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण लिखा कि नहीं, तो इसको लिखने का नियम था, हमने यहाँ पर तीर बनाया, यहाँ प्लस बनाया, यहाँ ब्रैकेट में यस लिखा, यल लिखा, तो आखिर ये क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, इन सब का क्या होता है? एक नियम होता है। नहीं तो मान लीजिए कि हम केमिस्ट्री बना रहे हैं, एक फॉर्मूला है, एक रिएक्शन है, तो अगर जो रिएक्शन हमारे यहाँ चल रहा है, बिहार में चल रहा है, वही उत्तर प्रदेश में भी चलेगा, भारत से बाहर भी, जर्मन, फ्रांस, हर जगह चलेगा। तो हम अगर अपने मन से अवांट बांट कुछ भी फॉर्मूला लिख दें, कुछ भी लिख देंगे, तो वहां का बच्चा इसको देख तो जरूर लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। चाहे अंग्रेज लोग अपने मन से कुछ भी लिख देंगे तो हम लोग यहाँ पर पढ़ नहीं पाएंगे कि यहाँ यल का मतलब हमने कुछ नियम बनाया कि यस को क्या पढ़ेंगे, यल को क्या पढ़ेंगे, ए क्यू को क्या पढ़ेंगे, ये प्लस क्यों है, ये तीर का मतलब क्या होता है। ये सबके लिए क्या होता है? एक समान होता है, ये इंटरनेशनल रूप से रहेगा। तो कुछ नियम बनाए गए हैं और उस नियम को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। और जब आप भी रिएक्शन को लिखेंगे तो आप भी रिएक्शन को लिखते समय इन नियम का पालन करेंगे। अगर इनमें से नियम का पालन आप नहीं करेंगे तो आपका रिएक्शन गलत माना जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो इन नियमों का क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो ये नियम जरूरी होता है केमिस्ट्री के, ये बहुत ही बेसिक नियम है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन का तो पॉसिबल नहीं है। तो बार बार रिएक्शन आएगा और जब भी रिएक्शन आएगा तो ये नियम का ही पालन करना पड़ेगा। पूरा का पूरा चैप्टर में इन्हीं बातों पे हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। समझ गए बात को? अगर कहीं पर भी दिक्कत होगा, कुछ भी दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा, आप एकदम कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये जो है पहला पॉइंट क्या है, पहला नियम क्या है? नियम बोलता है पहला कि अगर हमारे पास में एक अभिकारक है, ठीक है,
तो उसको हमारे पास में रिएक्शन एक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ पदार्थ पहले होता है। हमने पिछला वीडियो में अभिकारक और प्रतिफल के बारे में बताया है कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो देखकर इतने पे मत छोड़ के भाग जाना कि नहीं ये पहला देखेंगे, पहले इसको पूरा देख लो, समझ लो, हम इसमें समझाएंगे भी। पहला वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो क्या होगा भाई कि आपको एक केमिकल रिएक्शन में कुछ पदार्थ पहले होता है जिसको मिलाकर हम नया वाला पदार्थ बनाएंगे। तो जो पहले था उसको हम बोलेंगे अभिकारक, और जो बन के तैयार हो गया उसको बोलेंगे प्रतिफल। तो यहाँ पर जो अभिकारक होगा, जो अभी नया नया है, अभी हम मिलाकर नया बनाए नहीं है, तो पुरनका वाले को अभिकारक कहेंगे और इसको हमेशा बाएं तरफ लिखेंगे। बायां दायां जानते हैं, अगर हिंदी लिखते होंगे तो जिधर से आप लिखना चालू करते हैं इसी को क्या कहते हैं, बायां कहते हैं। तो इसको हमेशा किधर की तरफ लिखेंगे, बाएं तरफ, इधर वाले साइड ही लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट वाले साइड में। और अगर जो प्रतिफल होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसको हमेशा किधर की तरफ लिखेंगे, दाएं की तरफ। यानी हमेशा इधर की तरफ लिखा जाएगा किसको, अभिकारक को, और तीर के निशान के बाद इधर की तरफ जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है प्रतिफल को। तो अगर आपको सवाल में ऐसा दे, आपको अगर अपने से भी लिखना होगा कि इसको मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं। जैसे कि इस वाले सवाल में देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया था कि सोडियम और जल को मिलाया जाता है। मतलब पहले हमारे पास में सोडियम था और जल था, ये दोनों क्या हो गया, अभिकारक। तो हमने इन दोनों अभिकारक को तीर के किधर लिखा है, बाएं। और जब मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का निर्माण होता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनता है, और अगर ये जलीय विलयन बनेगा तो ये प्रतिफल होगा, इसको तीर के दाएं तरफ लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि आपको क्या होगा, अभिकारक को हमेशा किधर की तरफ लिखा जाएगा, बाएं की तरफ, और प्रतिफल को किधर की तरफ लिखा जाएगा, दाएं तरफ। समझ गए बात को। जैसे कि अगर हम ऐसे बोले H2 प्लस O2 मिल के बनाएगा H2O, तो जब हमने ऐसा लिखा तो कहने का मतलब क्या लिखा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल के जल का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होगा तो घबराइए नहीं, अभी फॉर्मूला वगैरह बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल के क्या कर रहा है, H2O का निर्माण कर रहा है। तो ये वाला चीज बाएं तरफ है, तो जो बाएं तरफ होगा उसको अभिकारक कहेंगे, और जो दाहिने तरफ होगा उसको क्या कहा जाएगा, प्रतिफल कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया बात आप लोगों को, आ गया समझ में सभी लोगों को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट की तरफ क्या है बच्चों कि हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास में अभिकारक भी है और कौन है, प्रतिफल भी है, तो हमने अभिकारक को, तो ये बात तो हम समझ गए भाई कि अभिकारक को हम भैया किधर की तरफ लिखेंगे, बाएं तरफ, और जो प्रतिफल होगा उसको लिखेंगे दाएं तरफ। तो हमने प्रतिफल को दाएं तरफ लिख दिया, अभिकारक को हमने बाएं तरफ लिख दिया। तो बीच में कुछ ऐसा तो होना चाहिए जिससे क्या हो सके, दोनों में हम समझ सकें कि किसके बाएं और किसके दाएं होना चाहिए। तो यहां बीच में क्या किया जाता है, एक तीर का निशान बनाया जाता है। किसका निशान बनाया जाता है, तीर का। ये जो तीर का निशान होता है, ये जो तीर का निशान होता है, ये हमको बताता है कि इसके इधर की तरफ बाएं तरफ अभिकारक है और इधर की तरफ क्या है, प्रतिफल है। समझ गए बात को। ये बीच में किसका निशान रहता है, तीर का निशान। हमने भी देखो यहाँ पर क्या किया है कि जब हमने रिएक्शन लिखा H2 प्लस O2, मतलब इसके इधर जितना भी अभिकारक था सबको सरिया दिए, उसके बाद हमने तीर का निशान दिया और तब हमने लिखा है प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच में किसका निशान होना चाहिए, तीर का निशान होना चाहिए, दी मस्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मिस तो होने नहीं देंगे, हर बात सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे और सबको समझा देंगे। केमिस्ट्री तो आपका एकदम हलवा पूरी बना देंगे। अभी कारक है और एक तरफ हमारे पास कौन है, प्रतिफल है, अभिकारक भी है हमारे पास में और प्रतिफल भी है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि अभिकारक के और प्रतिफल के बीच में जो तीर का निशान बनाना है, तो तीर का निशान ऐसे भी हो सकता है, वो तो दिशा तो नहीं बताया था ना, तो तीर का निशान ऐसे भी हो सकता है, तीर का निशान ऐसे भी हो सकता है, और तीर का निशान
अगर आगे की तरफ भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है, या फिर आपका दोनों तरफ भी हो सकता है। तीर का निशान क्या हो सकता है, आधा आगे और आधा पीछे। ठीक है, तो तीर का निशान की बात करेंगे, तीर का निशान दिया जाता है किसके बीच में, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में। और जब तीर का निशान देंगे तो किधर से किधर देंगे, तो आगे की तरफ, पीछे की तरफ, या फिर दोनों तरफ, आधा आगे आधा पीछे। तो ये तीर का निशान से हम क्या पढ़ेंगे, जैसे यहां पर अभिकारक, तीर का निशान, प्रतिफल, यानी कि इस केस में ये अभिकारक से किसका निर्माण हुआ है, प्रतिफल का निर्माण हुआ है। पर अभिकारक से प्रतिफल का निर्माण हुआ है, यहां पर क्या हो रहा है, अभिकारक से कौन बन रहा है भाई, अभिकारक से बन रहा है प्रतिफल, यानी अभिक्रिया किधर की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, अभिक्रिया किधर जा रही है, आगे की तरफ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद अभिक्रिया उल्टवानी भाग जाए, तो ऐसे केस में प्रतिफल किधर की तरफ जाता है, अभिकारक की तरफ। तो यहाँ अभिक्रिया आगे न जाके किधर की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ। तो जब तीर ऐसा रहेगा, मतलब प्रतिफल से ही उल्टा क्या बन रहा है, अभिकारक बनना चालू हो गया। इसके बारे में अभी आगे हम लोग जानेंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय, मतलब उसका डायरेक्शन भी होता है कि कुछ समय वह आगे की तरफ जाएगा, उसके बाद फिर रिवर्स गियर मार लेगा, तो रिवर्स में जाने लगेगा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, मतलब पीछे नहीं जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभी बताएंगे। तो अभिकारक से अगर तीर आगे की तरफ है मतलब अभिकारक से प्रतिफल बन रहा है, तीर पीछे की तरफ है मतलब प्रतिफल से अभिकारक बन रहा है। और अगर बिच्छू बिच्छू तीर है तो आगे का पीछे जा रहा है, पीछे का आगे जा रहा है, मतलब दोनों दिशा में। और जब दोनों दिशा में होता है तो इसको हम कहते हैं, एक नया नाम में आता है जिसको कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था कहने का मतलब क्या होगा, अभिक्रिया किस दिशा में होगी, दोनों दिशा में होगी। अभिक्रिया आगे की तरफ भी जाएगी और जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे चला जाएगा, बराबर वहीं पर अटका रहेगा। तो ऐसी स्थिति में तीर ऐसा बनेगा। हम लोग के लिए 10th लेवल पर ज्यादातर जो रिएक्शन होगा यही आएगा, एकाक रिएक्शन में हम लोग का ये आएगा, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन तीर का निशान 3 प्रकार के होते हैं, एक आगे की तरफ का अग्र रिएक्शन, पीछे की तरफ जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, और इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन, साम्य अवस्था। ठीक है, तो साम्य अवस्था में जितना अभिकारक से प्रतिफल जाएगा, एक बाल्टी पानी इधर तो एक बाल्टी पानी इधर, उल्टवानी, दोनों तरफ बराबर हो गया। समझ गए बात को। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या किए, आपको 10 रुपया दिए, तो फॉरवर्ड में आप चले गए, आपसे 10 रुपया ले लिए तो आप बैकवर्ड में चले गए, आप 10 रुपया दे के 10 रुपया छीन लिए, तो वह आप साम्य अवस्था में, जितना गया उतना आ गया। तो ये 3 प्रकार के कंडीशन होते हैं जिसके लिए 3 अलग अलग प्रकार के तीर बनाए जाते हैं। समझ गए बात को। चलिए आगे की तरफ जानते हैं, और इसमें हम आगे की तरफ समझेंगे, क्या समझेंगे, तीसरा नियम क्या होता है, कि क्या होगा कि रिएक्शन में ऐसा देखा जाता है कि अभिकारक, यानी हम जो पदार्थ है हमारे पास में, वो 2 3 4 पदार्थ को मिलाकर एक पदार्थ बनाएंगे, चाहे एक ही पदार्थ से हम लोग 3 4 पदार्थ बना देंगे। तो ऐसे केस में एक से अधिक अभिकारक हो या एक से अधिक प्रतिफल हो, तो उनके बीच में क्या किया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जैसे हमने इसी केस में क्या किया था, जो पहला रिएक्शन देखे थे उसमें क्या था, हमारे पास सोडियम था, सोडियम को हमने किस में मिलाया था, जल में। तो ये दोनों था और इन दोनों को मिलाने से हमको बना था। तो अब प्रतिफल लिखना है तो बाएं तरफ हमने अभिकारक को लिखा और दाएं तरफ किसको लिखेंगे, प्रतिफल को। तो क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था और साथ में हाइड्रोजन गैस बना था। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल। पहला नियम क्या कहता है कि हमेशा अभिकारक को बाएं की तरफ लिखेंगे, प्रतिफल को हमेशा क्या करेंगे, दाएं तरफ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि इनके बीच में किसका निशान दिया जाएगा, तीर का निशान दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि यदि अभिकारक 2 है या 2 से ज्यादा है तो इनके बीच में हमको कौन का चिन्ह देना पड़ेगा, प्लस का, ताकि पता तो चले कि ये अलग है और ये क्या है, अलग है। और ये सेम चीज अभिकारक में भी लागू होगा और सेम चीज प्रतिफल में भी लागू होगा। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि इधर प्लस और उधर माइनस, ना, अभिकारक को अभिकारक के साइड में प्लस रखेंगे, प्रतिफल को प्रतिफल के साइड में प्लस रखा जाता है। समझ गए बात को।
क्या आई बात समझ में? जब हमारे पास में अभिकारक हो चाहे प्रतिफल हो, एक रहेगा तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे कि CaCO3 को यदि हम गर्म करते हैं तो बनता है CaO और बनता है CO2, CaO बनेगा और बनेगा CO2। तो हमारे पास में यहाँ ये अभिकारक है जो कि जिसकी संख्या 1 है, तो इसमें प्लस प्लस कुछ देने का जरूरत नहीं, लेकिन यही गर्म किए तो इसमें 2 गो बन गया, एगो बन गया CaO, एगो बन गया CO2। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या चिन्ह देना पड़ेगा? प्लस देना पड़ेगा। समझ गए बात को? चलिए, अगर ये बातें आई समझ में तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि अगर हमारे पास में ऐसा हो कि अभिकारक हो और कौन हो? प्रतिफल, दोनों के बगल में क्या किया जाता है? उसकी अवस्था की जानकारी दी जाती है कि अगर हमारे पास में कोई अभिकारक है, कोई प्रतिफल है, तो उसकी अवस्था कौन सी है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी अवस्था बताएंगे तो रिएक्शन बढ़िया लगेगा और जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या किया कि एक रिएक्शन था जिसमें हमने लिया था सोडियम को, और सोडियम को अगर हम क्या करते हैं, किसके साथ मिलाते हैं? पानी में डालेंगे तो विस्फोट करता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, और ये क्या करेगा? सोडियम को जब पानी में मिलाएंगे तो ये क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, और यही हाइड्रोजन गैस जलता है तो विस्फोट करता है एकदम धमाका जैसा। तो इसमें अगर हम अवस्था लिख देंगे तो जैसे कि सोडियम, सोडियम किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये जल जो होता है किस अवस्था में होता है? तो द्रव में होता है। ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि सोडियम को पानी में डाल के बना रहे हैं तो वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा उसी पानी में घुला हुआ रहता है। तो पानी में कोई चीज घुला हुआ मिलेगा तो ऐसे को कहा जाता है जलीय विलयन। रहता तो ये भी द्रव अवस्था में है ही, लेकिन इसमें जल रहता है, जलीय विलयन रहता है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा? जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। ठीक है, और ये चीज है हाइड्रोजन तो हम गैस है, तो ये किस अवस्था में रहेगा? गैस की अवस्था में। तो अगर आप एक समीकरण लिखेंगे और इस समीकरण में अवस्था बताना होगा तो इतना लंबा चौड़ा तो नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे? सिंबल का प्रयोग करेंगे, संकेत लिखेंगे। तो ठोस को अंग्रेजी में कहा जाता है सॉलिड, इसीलिए जहां जहां ठोस है उसके बगल में आप क्या लिखेंगे? ऐसे यस लिख देंगे। अगर हमारे पास द्रव है तो द्रव है तो ब्रैकेट में ऐसे करके छोटा वाला यल लिखेंगे, द्रव लिक्विड। अगर जलीय विलयन है तो जलीय विलयन के लिए क्या किया जाता है? AQ, एक्वस सोल्यूशन या एक्वा सोल्यूशन कहा जाता है। तो यहां पर हम इसके बगल में ऐसे लिख देंगे AQ। ठीक है, और हाइड्रोजन क्योंकि गैस है तो इसको बगल में ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे G। अगर ऐसे लिख देंगे तो अब आपको ऐसे यहां पर अवस्था लिखने का जरूरत नहीं है। देखो उसी लाइन में ये बातें समझ में आने लगी कि ये यल लिखा मतलब किस अवस्था में है? द्रव में। AQ लिख दिए, इसका मतलब कि NaOH यहाँ पर किस अवस्था में मिलेगा? जलीय विलयन में, मतलब उसमें पानी भी रहेगा और NaOH भी रहेगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो आपको हमने पॉइंट नंबर 4 बताया, जिसमें हमने बताया क्या कि एक रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें जो भी अभिकारक होगा, जो भी प्रतिफल होगा, उनको ब्रैकेट में उसका अवस्था भी लिखेंगे ताकि जानकारी इंप्रूव होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर इसमें 5। इसमें क्या है? पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर रिएक्शन होगा तो कई रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ पदार्थ नीचे पेंदी में आके इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे सर्फ साबुन धोते हैं तो नीचे पेनी में इकट्ठा होता है। तो अगर कोई रिएक्शन में कुछ पदार्थ अगर नीचे पेंदी में इकट्ठा होगा तो उसके लिए हम तीर बनाएंगे नीचे की तरफ, और कोई चीज अगर बाहर निकलेगा, गैस के रूप में बाहर निकलेगा तो तीर बनाएंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब बाहर निकल रहा है, और नीचे की तरफ मतलब नीचे जाके बैठ जा रहा है। अरे कितना आसान बात हो गया कि नहीं? नीचे जा रहा है तो नीचे का तीर, ऊपर जा रहा है ऊपर का तीर। जैसे एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है देखिए, अगर हम क्या करते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, नाम अभी बताएंगे, घबराना नहीं है, को हम नमक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, NaCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा AgCl और साथ में बनाएगा NaNO3। अगर ऐसे किया तो हम क्या कर रहे हैं? AgNO3 एक जलीय विलयन होता है, ये जो विलयन है AgNO3 का है, जिसमें हम नमक डालें तो इसके कारण से इसमें बनता है सिल्वर क्लोराइड।
और अगर हमने तीर का निशान यहाँ ऐसे दे दिया, मतलब जो सिल्वर क्लोराइड बनेगा वह नीचे आके पेनी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे इकट्ठा होता है। जो ये फोटो दिखाया गया है या इसी रिएक्शन का दिखाया गया है, इसमें AgCl क्या हो रहा है, नीचे पेंदी में इकट्ठा हो जा रहा है। तो कोई चीज अगर पेंदी में इकट्ठा होगा तो आप अगर अपने से रिएक्शन लिखेंगे तो तीर का निशान नीचे की तरफ देंगे, और अगर किसी रिएक्शन में परीक्षा में ही दे दिया है और उसमें तीर नीचे की तरफ है तो आप समझेंगे इस बात को कि वह किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, और तीर ऊपर की तरफ दे दिया यानी बाहर निकल रहा है वो। ठीक है, जैसे गैस वगैरह क्या होता है, बाहर निकलता है तो उसको तीर ऊपर की तरफ देते हैं। समझ गए बात को, क्या आई बात समझ में? ये हमारे पास था पॉइंट नंबर 5। एक और पॉइंट बताते हैं आप लोगों को, जिसमें पॉइंट नंबर 6 कि इसमें क्या होगा अगर आपको एडिशनल जानकारी देना है, जैसे कि रिएक्शन में अभिकारक और प्रतिफल के अलावा ताप की जानकारी कि कितना डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रहा है, दाब कितना रख रहे हैं, या फिर इसमें और क्या उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के बारे में बताए थे पिछला वीडियो में कि झगड़ा लगाने वाला को। तो अगर ऐसा कुछ जानकारी देना होगा तो हम कहां पर देते हैं, तीर के निशान के ऊपर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास में N2 है और H2 है, ये ऐसे करके रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है Fe और यहाँ लिखा है NH3, तो ये एक रिएक्शन है कि नहीं? और इस रिएक्शन में जो बाएं तरफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं ना जी। और जो दाहिने तरफ होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। कहते हैं बाएं तरफ वाले को कहेंगे अभिकारक और दाहिने तरफ वाले को कहेंगे प्रतिफल। और जो ये बीच में होता है यही तो अंतर बताता है कि इधर अभिकारक है और इधर प्रतिफल है। दो अभिकारक था तो हमने बीच में क्या दिया, प्लस। पूछेगा कि इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक हैं, तो प्लस एगो है, मतलब एगो इधर और एगो इधर, दूगो है। तो यहाँ पर अभिकारक की संख्या कितनी है, 2, प्रतिफल को है 1। तो जो ये चीज तो इधर वाला को अभिकारक कह दिए, इधर वाले को प्रतिफल कह दिए, लेकिन जो ये तीर के ऊपर है इसको क्या कहेंगे, तो ये एक प्रकार का हो गया उत्प्रेरक हो गया। और जानकारी हमको देना होगा तो हम टेम्परेचर दे सकते हैं, हम प्रेशर दे सकते हैं, या सिंबल दे सकते हैं। सिंबल जैसे ऐसे त्रिभुज बना देंगे, तो त्रिभुज अगर ऐसे ऊपर बना हुआ रहेगा इसका मतलब होगा कि गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर। त्रिभुज जहां बना हुआ मिला तीर के ऊपर तो कहेंगे कि क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, ऑन हीटिंग। आया बात समझ में? तो ये कुछ जो होते हैं नियम होते हैं जिसको ध्यान में रख के एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है। और आप भी कभी भी रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो इन बातों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। समझे बात को? तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमने यहाँ पर समरप किया है कि अवस्था को कैसे दर्शाएंगे। अभिकारक को बाएं तरफ लिखेंगे, प्रतिफल को दाएं तरफ लिखेंगे। अगर बीच में देना होगा तो तीर का निशान देंगे, एक से अधिक होने पर बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है, अवस्था उसके बगल में लिखी जाती है, अवक्षेप बनेगा तो पेनी में लिखेंगे, और कुछ जानकारी होगा तो तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। क्या ये बातें आई समझ में? चलिए, आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई तो कुछ सवाल करते हैं और आपको पूछते हैं कि क्या आप लोग को सवाल के जरिए इन बातों को आप लोग कितना समझे हैं, सवाल से पता चलेगा। ठीक है, तो कैसे सवाल आएंगे, और पढ़ाई का मतलब ही होता है, जब तक सवाल बनेगा नहीं तब तक सवाल का कोई पढ़ाई का मतलब ही नहीं है, उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, प्रॉब्लम सोल्व होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में, ये निम्न में थोड़ा सा गलती हो गया और अभिकारक यहाँ पर होगा, टाइपिंग एरर है, में प्रतिफल को पहचान करें एवं उसकी संख्या बताएं। यानी आपको बताना है कि कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है, और उसकी संख्या भी बतानी है। तो देखो, तीर का निशान दिखाई दे रहा है, तीर के निशान के बाएं तरफ क्या होगा, क्या होगा, अभिकारक। तीर के निशान के बाएं तरफ होगा अभिकारक, और दाहिने तरफ जो होगा इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल कहा जाता है। बाएं तरफ अभिकारक और दाहिने तरफ प्रतिफल, यानी ये दोनों मटेरियल अभिकारक हैं और ये चीज क्या है, प्रतिफल है। हमने जो यहाँ पर ये अंग्रेजी के बगल में है ये ऐसे है H2O2, और यहां से ये रिएक्शन एक्स्ट्रा आ गया है, ये नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक ही चीज दो बार आ गया है। रिएक्शन है H2O प्लस O2 H2O बना है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको पूछेगा तो तीर के निशान के इधर अभिकारक है और इधर है प्रतिफल। संख्या पूछेगा तो अभिकारक में देखो क्या प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के आगे 1 और प्लस के पीछे 1, मतलब कितना हो गया, 2। यहाँ अभिकारक की संख्या 2 है और प्रतिफल की संख्या केवल कितना है, 1 है। समझ गए बात को?
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इसमें जो है आप बिल्कुल आसान होता है, यहाँ पर भी ये पेपर जो है हम ये क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं, ये ठीक है। सवाल में एक दो सवाल में टाइपिंग मिस्टेक था। तो इस सवाल में यदि आपको अभिकारक बताना है कि अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है, तो आप तीर पे ध्यान देंगे। तीर के बाएं तरफ इधर वाला है अभिकारक, क्या है, अभिकारक। इसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहा जाता है, तो हम आर कहेंगे। और ये वाला चीज को कहेंगे क्या, प्रतिफल। तो प्रतिफल यानी कि प्रतिफल, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रोडक्ट, पी। ठीक है। तो अभिकारक की संख्या कितनी होगी, तो क्या बीच में प्लस है, अगर प्लस है तो प्लस के एगो आगे एगो पीछे, अभिकारक की संख्या हो गई कितनी, 2। यहां पर भी प्लस है तो ये एक प्रतिफल और ये दूसरा प्रतिफल, यानी प्रतिफल की संख्या भी हो गई 2। क्या प्रतिफल की संख्या 2 ही हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी, 10 भी, प्रतिफल कितना भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमारे पास है, ये एक सवाल दिया गया जिसमें आपको बताना है कि अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है। कैसे बताएंगे, बिल्कुल आसान है, हलवा पूड़ी खाना और ये सवाल बनाना। हलवा पूड़ी आसान से, ये सवाल आसान है, हलवा पूड़ी मुश्किल है कि खा लोगे उसे पट से। यहां पर हमारे पास में अभिकारक कौन सा होगा, जो तीर के निशान के बाएं तरफ होगा, इधर वाले को हम लोग कहेंगे अभिकारक और इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। और इधर वाला जो अभिकारक है उनकी संख्या कितनी है, संख्या बताना होगा। तो ये प्लस का निशान दिख रहा है, इसके इधर एक है और एक इधर है। फार्मूला कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है, आपको अभिकारक की संख्या प्रतिफल की संख्या ढूंढना होगा तो प्लस से ढूंढेंगे। ठीक है, तो प्लस के एक आगे और एक पीछे, देखो ये बर्थडे को फार्मूला है, तो कहोगे अरे सर इसमें तो ढेर है ना, ढेर है। तो यहाँ पर हमारे पास में अभिकारक की संख्या हो गई 2 और इसमें भी क्या प्लस है, यहाँ प्लस है, मतलब कि प्रतिफल की भी संख्या कितनी हो गई, 2। और अगर एक और प्लस देकर कुछ लिख दिया होता तो एक प्लस के आगे एक बीच में और एक इधर, कितना हो जाता, 3 हो जाता। समझे बात को। चलिए एक सवाल और समझाते हैं आपको, जिसमें ये सवाल दिखाई दे रहा है, इसमें अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है। तो तीर के निशान के पीछे वाला अभिकारक है, बाएं तरफ प्रतिफल अभिकारक और दाहिने तरफ है प्रतिफल, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट। समझ गए। अभिकारक की संख्या कितनी है, तो यहां पर हमारे पास क्या कोई अभिकारक में प्लस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और नहीं दिखेगा मतलब अभिकारक की संख्या कितनी है, 1। क्या इसमें प्रतिफल दिख रहा है प्लस, हाँ दिख रहा है, यहां पर तो प्लस है, और अगर प्लस है तो प्लस के एक आगे और एक पीछे, मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। क्या ये बातें आई समझ में। ठीक है, तो आप लोग अब अभिकारक और प्रतिफल की संख्या गिन लेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं, और मान के चल रहे हैं मतलब सही है कि आप लोग गिन लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग अलग ढंग का थोड़ा सवाल सिखाते हैं, जिसमें आपको क्या है कि ये एक सवाल है निम्नलिखित में से, इसका भी वही है, सेम टू सेम है, तो इसमें भी करना होगा। तो ये तीर के निशान के आगे वाला अभिकारक है, पीछे वाला प्रतिफल है, कितना अभिकारक होगा, तो 1 और 2। आपको बताना है कि प्रतिफल की संख्या कितनी होगी, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, इसमें आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, बताना है आपको, अपने से प्रैक्टिस करना है कि कौन इसमें अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारे पास में ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी सवाल आप बनाइएगा। ठीक है, हमने आपको सिखा दिया। अगला सवाल की तरफ चलेंगे कि निम्न में अभिकारक तथा प्रतिफल की अवस्था बताएं, यानी यहां पर जो लिखा गया है इस रिएक्शन में किसकी कौन सी अवस्था है। तो क्या जिंक के बगल में यस लिखा गया है, और यस लिखा गया मतलब कौन सी अवस्था हो गई, ठोस अवस्था। यहां पर AQ लिखा गया है, AQ का मतलब क्या होता है कि ये जो HCl है इसको पानी में फेंटा गया है, यह जलीय विलयन है, जलीय विलयन है। अगर ये भी AQ लिखा गया है मतलब इसका भी जलीय विलयन, और यहाँ ये G लिखा गया, G का मतलब क्या होगा भाई कि ये क्या है, एक प्रकार का गैस है। ठीक है, रिएक्शन में अगर बगल में यस लिख दिया मतलब ठोस है, ब्रैकेट में करके लिखा तो ब्रैकेट में होना चाहिए, ब्रैकेट में खाली यस लिखा मतलब ठोस है, यल लिख दिया द्रव है, जी लिख दिया गैस है, और अगर AQ लिखा मतलब जलीय विलयन है। ठीक है, एक सवाल और समझाते हैं आपको। देखिए ये एक रिएक्शन है जिसमें यहाँ G लिखा गया है, G लिखा गया है, मतलब ये क्या है, CH4 एक प्रकार का गैस है, O2 भी एक प्रकार का क्या है, गैस है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के आगे G लिखा गया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक प्रकार का गैस। H2O के आगे यल लिखा गया, यल का मतलब लिक्विड, ये किस अवस्था में है, अभी द्रव अवस्था में है।
क्या ये बातें आई समझ में? तो अगला सवाल हम आपको देते हैं, आपको बताना है कि इसमें किसकी अवस्था कौन सी है, कौन ठोस अवस्था में है, कौन द्रव अवस्था में है, कौन जलीय विलयन है, कौन गैस अवस्था में है, ये देख के बताना है। हो जाएगा। ये ए क्यू लिखा गया मतलब जलीय विलयन, ये ए क्यू लिखा गया जलीय विलयन, ए क्यू लिखा गया जलीय विलयन, H2O यल लिखा गया, यल का मतलब द्रव अवस्था। ठीक है, आई बात समझ में? ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप लोग अपने से बना कर लाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया अगर लिखा जा रहा है तो उसे संतुलित कैसे किया जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इन सब के बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।